नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिकॉर्ड जियो पॉलिटिक्स। तो हाल ही में जापान ने अनाउंस किया कि वो अपनी जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स है वो जापान ताइवान के पास स्थित जो अपनी सेनकाकू और ryukyu आइलैंड्स है उसके पास डिप्लॉय करेगा। और ये सब जापान ताइवान की सुरक्षा के लिए कर रहा है। जापान ताइवान की सुरक्षा के लिए इतने स्टेप्स क्यों उठा रहा है? एक ही क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है यही से, मतलब साउथ चाइना सी से, क्योंकि साउथ चाइना सी काफी विवाद का कारण रहा है ताइवान, जापान, यूएस एंड चाइना के बीच। हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल मीटिंग में यूएस ने इस बात को लेके चाइना को भी पछाड़ा कि चाइना की जो साउथ चाइना में लेके जो स्थितियां और नीतियां है वो बहुत गलत है और चाइना एक तरह से साउथ चाइना सी को कब्जाना चाहता है और ये पूरी तरह से गलत है। और जो साउथ चाइना सी के आसपास के एशियन कंट्रीज है वो भी इससे काफी परेशान है, जैसे कि फिलीपींस और जो भी वियतनाम, इन जैसी कंट्रीज को काफी चाइना परेशान कर रहा है। तो अगर हम जापान की बात करें तो जापान क्यों अपनी मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है इतने दिनों बाद? तो क्योंकि देखो, ये कोई सरप्राइज नहीं है, काफी सालों 3-4 सालों से इस को लेकर डिस्कशन चालू थे, पर जापान ने रिसेंटली अनाउंस किया कि 2022 तक, मतलब अगले साल तक जापान अपनी मिसाइल्स वहां पे डिप्लॉय कर देगा और इनकी रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है। बट कौन से टाइप्स की मिसाइल्स है ये डिस्क्लोज नहीं किया जापान ने। पर अगर हम बात करें कि ताइवान को लेके जापान इतना सेंसिटिव क्यों है और ताइवान की सिक्योरिटी जापान के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की गहराई तक जाए तो हमें पता चलेगा कि जापान जो ताइवान और चाइना के बीच एक बफर जोन की तरह एक्ट करता है। चाइना और जापान का सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर विवाद है, तो वो दोनों भी इस आइलैंड्स को क्लेम करते हैं। इसकी वजह से अगर एक बार चाइना ने ताइवान कब्जा लिया तो उसका अगला टारगेट जापान के सेनकाकू आइलैंड्स हो गए। और काफी समय से यूएस और जापान जैसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो कि ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ 4 कंट्रीज बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है और वो है क्वाड मेंबर्स, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आप जानते हो जो क्वाड ग्रुप फॉर्म हुआ है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच, यहाँ ये चारों मेंबर्स काफी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उतनी मिलिट्री उनकी स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी लोती कंट्री है जिसका चाइना के साथ बॉर्डर लगता है और इंडिया की आर्मी के पास वो कैपेबिलिटीज है कि वो चाइना के आर्मी को एक तरह से एक नया वॉर फ्रंट खोल सकते हैं। उसकी वजह से जो चाइना है वो ताइवान पे जब भी अटैक करेगा तब यूएस और जापान को वक्त मिल जाएगा कि वो अपनी आर्मी को उनके खिलाफ डिप्लॉय कर सके। और इसके लिए और इसी वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो चाइना के आधे से ज्यादा सोल्जर्स अपनी तरफ, उन्हें मजबूरी में यहाँ इंडिया के साथ जो वॉर फ्रंट खुला है उनको काउंटर करने के लिए इंडिया के साइड के बॉर्डर्स को लड़ने के लिए आना पड़ेगा। अगर हम जापान की बात करें तो जापान, आप जैसे जानते हो, जापान आइलैंड कंट्रीज है। पहला होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, कुशी एंड ryukyu, ऐसे जो जापान के 4-5 आइलैंड्स की ग्रुप मिलके जापान कंट्री बनती है। और ताइवान के पास ये छोटे छोटे आइलैंड्स, कुछ जापान के आइलैंड्स है, उन्हें सेनकाकू आइलैंड्स कहा जाता है। और यहीं पे ryukyu आइलैंड्स भी है, उनके पास है जापान जो अपनी एंटी शिप और एंटी एयर मिसाइल डिप्लॉय करने वाला है। आप जानते होंगे वर्ल्ड वॉर 2 में जापान एक्सिस पावर से बिलोंग करता था, मतलब जापान, इटली और जर्मनी, और उनके खिलाफ थे अलाइड पावर्स, मतलब ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए, और इनके खिलाफ जापान लड़ रहा था। और अगर हम 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के अंत की बात करें तो जापान के जो 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे यूएस ने एटम बॉम्ब गिरा के इस वर्ल्ड वॉर की एक तरह से एंड हो गई। और इसके बाद 1952 तक, मतलब 7 सालों तक, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएस की फोर्सेस जापान के आइलैंड में ही रहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर फिर से जापान काउंटर अटैक कर सकता है। और उनके जो संविधान है जापान के, उनमें उन्होंने ऐसा क्लॉज किया कि जापान कभी भी अपना जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो बिल्ड नहीं करेगा और वो पूरी तरह से यूएस पे डिपेंड रहेगा खुद के प्रोटेक्शन के लिए। पर अब 70 सालों बाद शायद जापान ये चीज अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हटा दे और जापान खुद भी एक मिलिटराइज स्टेट बने, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है चाइना से। और यूएस जो खुद आज तक एक मोनोपोली और सुपर पावर की तरह एक्ट करता था मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बारे में, पर अब वो उसे खुला चैलेंज मिल रहा है चाइना से। तो शायद जापान अपने खुद के कंट्री के लिए ये स्टेप उठा सकता है। और मैंने जैसा आपको बताया कि जापान एक काफी हाइपर नेशनलिस्ट स्टेट है और ये अपनी नेशनलिज्म को लेके काफी एग्रेसिव रहते हैं। और अगर आप कोई आईटी कंपनी में भी जापान के अगर जॉब करनी है तो पहली जापान में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो है आपको जापानीज आनी चाहिए और उनका कल्चर की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। वो पहले आपको इंटरव्यू लेते हैं, तो इसी से आप समझ सकते हो जापान अपने कल्चर और नेशनलिज्म को लेके कितना पॉजिटिवली और कितना एक्टिवली एक्ट करता है। और जापान ने सिग्नल दे दिया है कि वो जो एक तरह से ताइवान के प्रोटेक्शन के लिए और ताइवान की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसे प्रोटेक्शन करने के लिए अब वो ताइवान के प्रोटेक्शन में आ सकता है, मतलब ताइवान के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट कर सकता है। और इनका सिग्नल उन्होंने दे दिया है। और ये 3 ट्रायो जो है, मतलब यूएसए, जापान और ताइवान, ये तीनों ट्राइलेटरल मिलके चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हैं, ये हमें साफ दिख रहा है। और अगर हम जापान की बात करें तो वो 100% अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया उसे कब्जा करने के लिए, तो 100% जापान बीच में गिरेगा और यही से बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि अगर जापान
इसमें इन्वॉल्व हुआ तो यूएसए भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा और इंडिया को भी इवेंचुअली इसमें इन्वॉल्व होना ही होगा, क्योंकि क्वाड कंट्रीज को हमें इन सब को मिलके चाइना को काउंटर करने के लिए उतरना पड़ेगा। ताइवान और चाइना के बीच जो स्टेट है उसे ताइवान स्टेट कहते हैं, और उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, मतलब जो चाइना है कभी भी अपने एयरक्राफ्ट वहां से गुजरता है, अपनी नेवी को वहां से गुजरता है, अपने वॉरशिप्स गुजरता है, इसकी वजह से ताइवान काफी परेशान है और उन्होंने पूरी दुनिया से हेल्प मांगी। और अगर हम इस सब पे चाइना की बात माने तो पिछले कुछ दिनों में चाइना ने वार्न किया है यूएसए को भी और जापान को भी। उन्होंने यूएसए को और ताइवान को भी वार्न किया है कि ये जो आप यूएस को फिलहाल ही जो डील हुई है, मिलिट्री डील ताइवान और यूएस के बीच, इन्होंने उसे भी मॉक करते हुए कहा है कि ये एक तरह से मौत का सामान है ताइवान के लिए, क्योंकि ताइवान की मिलिट्री चाइना के अटैक है वो झेल नहीं पाएंगी, और जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है पीएलए वो इजीली कैप्चर कर सकती है ताइवान को। तो ताइवान के लिए एक ही रास्ता बचता है कि वो डिप्लोमेटिक वे से चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट करे, ऐसा चाइना का कहना है। और ऑब्वियस जो डेमोक्रेटिक कंट्री और ताइवान खुद के सोवरेनिटी के लिए ये सब नहीं एक्सेप्ट करेगा। और चाइना का कहना है कि ताइवान की सिक्योरिटी सिर्फ एक ही चीज से अचीव हो सकती है और वो है पॉलिटिकल मीन्स, और ताइवान को एक्सेप्ट करना चाहिए वन चाइना प्रिंसिपल को, तो शायद चाइना ताइवान पे अटैक ना करे। ये भी कहा है जो आर्मी है उसके सामने ताइवान कुछ भी नहीं, और ताइवान को अपनी पूरी जीडीपी खर्च करनी पड़ेगी आर्म्स बाय करने के लिए अगर उन्हें लड़ना होगा चाइनीज आर्मी के खिलाफ। और उन्होंने जापान को भी एक इशारा दे दिया कि जापान ने जो रिसेंटली आइलैंड्स पे कंस्ट्रक्शन की बात की है और उसके जापान जिस आइलैंड्स को यूज करने वाला है, तो चाइना का कहना है इमीडिएटली काफी सैचुरेशन अटैक वो फेस कर सकते हैं जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी, और चाइना के जो हाइपरसोनिक मिसाइल है DF-17 इसका सामना करने पड़ेगा उन आइलैंड को, और वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसा चाइना का मानना है। इन्होंने जापान को एक इशारा दे दिया है कि जापान की जो फोर्सेस है जो पीएलए है उनके सामने नहीं टिक सकती, और जो जापानीज पीपल ने बहुत सारे अत्याचार किए थे चाइनीज पीपल पे, जो साइनो जापानीज वॉर 1894 से 95 तक हुई थी, वो चाइना भूला नहीं है जापान ने जो अत्याचार किए थे उनपे। चाइना का कहना है कि जापान की बहुत सारी कंपनीज चाइना में ऑपरेट करती है, जापान की काफी सारी कार्स, काफी सारी कंपनीज चाइना में ऑपरेट करती है, और चाइनीज पीपल खुले मन से इसका स्वीकार करते हैं, ऐसा चाइनीज का कहना है। और ये जो आर्टिकल पब्लिश किया है ये ग्लोबल टाइम्स ने, और ग्लोबल टाइम्स चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका माउथ पीस है, मतलब जो भी कहना होता है ये ग्लोबल टाइम्स ही कहते हैं, तो एक तरह से आप इसे ही चाइना का माउथ पीस कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी का। आगे चल के शायद जापान पर चाइना सैंक्शंस भी लगा सकता है। आगे कुछ डेवलपमेंट्स होती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और यही थी इस वीडियो का। प्लीज यार सपोर्ट और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपके दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हो, एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।